वीडियो कट हो गया था बीच में, तो वापस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे थे अपन नर जननांग। नर जननांग में क्या है, ये पुमंग। नर जननांग में ये क्या है, एक सेकेंड में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँ। ये तो समझ में आ गया, ये ऐसे होता है। यहाँ पर परागकोश यानी एंथर होता है, और ये क्या होता है, कनेक्टिव होता है, और ये क्या होता है, फिलामेंट होता है, पुतंतु होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और ये क्या है, जायान। ठीक है, तो ये पराग जो है वो इस पर आते हैं, तो ये प्रक्रिया पोलिनेशन कहलाती है। अब जो मेंडल ने क्या किया, उसको अच्छे लक्षण वाले चाहिए, तो उसने इस पुमंग को काट दिया, इस पूरी चीज़ को हटा दिया, उसने हटा दिया। तो अब ये यहाँ पर आ नहीं पाएंगे। और यहाँ पर यहाँ क्या होता है, ये यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ से सीधे होते हैं अंदर जाकर यहाँ पर क्रिया होती है। तो उसने क्या किया, हटा दिया इसको, तो इसको विपुंसन कह दिया। और बैगिंग क्या थी कि इसने इस जायांग पर, इसने क्या किया था, इस जायांग पर जो है वो क्या कर दी थी, थैली चढ़ा दी थी। थैली चढ़ाने के बाद में क्या किया, उसने देखा अच्छे कण, भाई ये थैली क्यों चढ़ाई थी, अवांछनीय परागकण को रोकना, जो उसको चाहिए था वही। तो उसने देखा कि अच्छी क्वालिटी का परागकण मिला, तो उसने थैली को चीरा लगाया और इस परागकण को अंदर छोड़ दिया और वापस थैली कवर कर दी। तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। तो उससे क्या, जो जिस क्वालिटी का उसको प्लांट चाहिए था वो उसको मिल जाता है। तो ये चीज़ थी। तो इनके प्रकार ध्यान रखना। ये पूछा जाता है नर जननांग का कौन होता है, तो पू यानी पुमंग, और क्या होता है, पुंकेसर, एंड्रोसियम, स्टेमन, और ये पिस्टिल होती है। स्त्री रखती है पिस्टल, और पुरुष जो है वो उसमें स्टेमिना होता है, तो स्टेमिन होता है। डन, याद रख लेना। अब बात आती है ये परागकण की प्रक्रिया कितने कितने प्रकार से होती है। तो परागकण की प्रक्रिया 3 फॉर्मेशन में होती है, ऑटोजेनी, जीटोजेनी और क्रॉस पोलिनेशन। ऑटो में तो एक ही स्वयुग्मन यानी एक ही पुष्प पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं स्त्रीकेसर और पुंकेसर। और एक ही पौधे के 2 पुष्प में, एक ही पुष्प में दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसे ऑटोजेनी। और एक ही पादप पर 2 पुष्प होते हैं, एक तो नर एक मादा, तो ये यहाँ पर आके क्रिया कर लेता है, तो वो कहलाती है जीटोनोगेमी। और यहाँ पर 2 पादप हैं, 2 पादप के ये फूल हैं, तो इसमें इसका इस पर आता है, तो ये क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन। भिन्न भिन्न पादपों का क्रॉस पोलिनेशन है। क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। एक ही पुष्प पर है तो वो स्वयुग्मन ऑटोजेनी है, एक ही पादप पर 2 पुष्पों में होता है वो जीटोगेमी होता है। और क्रॉस पोलिनेशन मेंडल की F1PD की प्राप्ति मेंडल ने किससे की थी, क्रॉस पोलिनेशन से की थी। और F1PD की प्राप्ति सेल्फ जो है वो ये सेल्फिंग के द्वारा स्वपरागण से हुई थी। क्रॉस पोलिनेशन पर परागण F1PD क्रॉस पोलिनेशन से प्राप्त हुई थी, और F2PD जो है वो किससे प्राप्त हुई थी, अन्य पीढ़ी की प्राप्ति स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन से हुई थी। अब प्रयोग देते हैं। सबसे पहले होता है मोनोहाइब्रिड। क्या है, मोनोहाइब्रिड। मोनो यानी एकल, एक जोड़ी भी प्रयासी लक्षण की वंशागति का अध्ययन मोनोहाइब्रिड कहलाता है। इसमें कौन सी ली थी, लंबाई को, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना लिया था। तो इसका टी और टी, इसका क्या हो गया था, टी टी। शुद्ध लंबा शुद्ध बोना दोनों एक जैसे हैं। अब इसका टी, इसका टी, इसका टी, इसका टी, इसका टी और इसका टी, इसका टी और इसका टी आपस में क्रिया करते हैं, पर एक ही प्रकार का संकर प्राप्त हुआ था, वो टी और टी प्राप्त हुआ था। यह हुआ था क्रॉस पोलिनेशन से, दोनों में हुआ था ना, 2 भिन्न भिन्न पादपों में हुआ था, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने में क्रॉस पोलिनेशन। ये F1PD प्राप्त हो गई। अब F1PD के बाद में जो प्राप्त हुआ था, सभी पादप लंबे प्राप्त हुए थे, क्योंकि जो प्रभावी होता है वो लंबा था, बोना अप्रभावी था। बोने को ड्वार्फ कहा जाता है, लंबे को लॉन्ग कहा जाता है। तो इसके बाद में यहाँ पर बनता है चेकल बोर्ड, और चेकल बोर्ड के बारे में बताया था सी पुन्नेट ने। किसने बताया था, सी पुन्नेट ने जो है वो किसके बारे में बताया था, चेकल बोर्ड के बारे में बताया था। सभी पादप लंबे। अब सेल्फ टेस्टिंग हो गई, तो उसके बाद में यहाँ क्या क्या होता है, 3:1 में F2PD प्राप्त हुई थी, मेंडल अनुपात। और जो बड़ा बड़ा अनुपात होता है वो लक्षणों का होता है, तो लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप छोटा छोटा अनुपात का होता है, जीनोटाइप होता है 1:2:1। अब ये तो जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं उसमें सीधा पूछ लिया। अब ये कैसे है, कौन कौन क्या क्या है वो देखो। तो यहाँ पर टी से ये तो बन गया, ये कैसे बना देखो, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी,
इस कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख दिया, ये इससे क्रॉस किया तो टी टी बन गया, ये इससे क्रॉस किया ये टी टी बन गया, ये इसके साथ तो ये टी टी, ये इसके साथ तो टी टी। यदि बड़ा छोटे के साथ कर रहा है तो प्रभाव ये है तो यही आएगा, दोनों सेम के साथ कर रहा है तो ये आएगा, दोनों अलग अलग के साथ कर रहा है तो ये आएगा। और ये तीन ही प्रकार के अपने को मिले थे, शुद्ध भौना, शुद्ध लंबा और अशुद्ध लंबा। देखो शुद्ध लंबा कितना मिला था, ये एक ही मिला था। शुद्ध लंबा कितना मिला था, ये एक ही मिला था। ये शुद्ध लंबा एक ही है तो एक लिख दिया, ये दोनों एक जैसे दो मिले थे तो ये दो हो गया, और ये एक है तो ये एक हो गया। पैतृक और नए लक्षण, पैतृक लक्षण तो होते हैं बाहर वाले होते हैं पैतृक लक्षण, अंदर वाले होते हैं नए लक्षण, सिरों वाले होते हैं पैतृक लक्षण। तो एक और एक दो हो गया पैतृक लक्षण, बीच में भी कितने हैं दो, तो अनुपात इनका कितना आ गया 1:1। ये हुआ था मोनोहाइब्रिड। अब आता है डाईहाइब्रिड। डाई मतलब तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों किया गया था। इसमें बीज का रंग लिया था और बीज की आकृति, बीज का रंग पीला था और दूसरा था हरा। पर पीला जो था वो प्रभावी था, हरा क्या था अप्रभावी। पै से पीला और पै से प्रभावी और बड़े कैपिटल वाई वाई, हरा अप्रभावी स्मॉल वाई वाई। बीज की आकृति गोल और झुरीदार, गोल क्या थे प्रभावी थे, और झुरीदार जो गोल गोल गोलू मोलू होता है उसी बच्चा ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है वही प्रभावी होगा। और झुरियाँ पड़ा हुआ होगा बुढ़ा डोगरा, उसके पास को लोग कम ही बैठते हैं तो वो अप्रभावी है, उसकी कमी सुनते हैं। तो एसबीई क्या होता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण जो है वो झुरीदार क्यों हो जाते हैं। एसबीई स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण ये क्या हो जाते हैं, बुड्ढे हो जाते हैं, झुर्रियाँ इसके अंदर जो है वो झुर्रियाँ पड़ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर प्रभावी पैतृक और अप्रभावी पैतृक की देखें तो प्रभावी कौन थे, को पीले और गोल प्रभावी थे, ये अप्रभावी थे। इनसे जो है वो क्या प्राप्त हुई थी, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल आर की यहाँ पर क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। आगे देखेंगे जब इनमें क्रॉस पोलिनेशन हुआ तो क्या बन गया था, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर क्यों बन गया स्मॉल आर। ये F1PD का सभी पीले थे और सभी गोल, सभी पीले व गोल बीज थे। इनमें स्वपरागण हुआ तो क्या प्राप्त हुआ, 9:3:3:1 ये प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर याद जो है वो ये तो है बाहर फन है तो फिनोटाइप वो याद रखना है, तो 1:2:1 और फिर 2:4:2 और वापस 1:2:1 ये प्राप्त हुए थे। और वैसे याद रखा जाता है 12:24:12:12:1, ये तो सीधा बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता, परंतु पूछ लेता ये कितने बने ये कितने बने, तो वो देखो ये। तो इसमें क्या था, वाई अपने प्राप्त क्या हुआ था, वाई आर और आर यही प्राप्त हुए। तो पहले मैंने कैपिटल वाई जो प्रभावित जो थे वो लिख दिए, फिर ये लिख दिया और फिर जो अप्रभावित थे वो लिख दिया। फिर यहाँ पर कैपिटल आर दोनों लिख दिए प्रभावी, फिर एक वाला फिर दोनों वाला, ऐसे ऐसे तीनों लिखते गए। इनकी रिएक्शन कर वाई बाई आर, इनको गुणा कर दिए। गुणा करने पर ये बने, तो ये बना 1:2:1, 12:24:12:1 तो फेल हो जाता, वरना ये फेल नहीं होता। तो ये है गोल और पीले और गोल, पीले गोल पीले चूड़ीदार, आर गोल पीले चूड़ीदार पीले, हरे गोल और हरे चूड़ीदार हरे कितने प्राप्त हुए, 1। और प्योर गोल पीले कितने प्राप्त हुए थे, वो भी 1 प्राप्त हुए थे, बाकी मिक्स में प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब देखो तो इनके ये किया है तो ये 1 प्राप्त हुए, ये 2 प्राप्त हुए, ये 1, तो 1:2:1:2:4:2:1:2:1 ये कैसे याद करते हैं, देखो खाली जगह यहाँ देखो क्या होता है भाई, दो मोनो इकाइयों से मिलकर बना था। तो यहाँ पर देखो उसका अनुपात क्या था, 3:1, तो 2 मैंने मोनो ले लिया, तो ये इससे मल्टीपल हुआ तो कितना हो गया 9। पहले एक संख्या दोनों से मल्टीपल होगी, ये इससे मल्टीपल हुआ तो आ गया 3, फिर ये वापस इससे मल्टीपल हुआ तो क्या आ गया 3, और ये एक से मल्टीपल हुआ तो क्या आ गया 1, ये रेशियो हो रहा। इसी प्रकार उसमें जो है वो जीनोटाइप में क्या प्राप्त हुआ था, 1:2:1, इसको मैंने 2 बार लिख दिया, 1:2:1। 1 को 1 से मल्टीपल किया कितना आ गया 1, 1 को 2 से मल्टीपल किया कितना आ गया 2,
1 को 1 से मल्टीपल किया कितना आ गया 1। 2 को 1 से मल्टीपल किया कितना आ गया 2। 2 को 2 से मल्टीपल किया कितना आ गया 4। 2 को 1 से मल्टीपल किया आ गया 2। 1 को 1 से मल्टीपल किया कितना आ गया 1। 1 को 2 से मल्टीपल किया कितना आ गया 2। 1 को 1 से मल्टीपल किया कितना आ गया 1। तो ये आ गया नहीं 1 2 1 2 4 2 1 2 1 डन। अब जो है वो कभी कभार सीधे क्वेश्चन पूछता है युग्मकों की संख्या बताओ फिनोटाइप। फिनोटाइप में युग्मकों की संख्या देखो फन करते हैं 2 जने मिलकर, तो फिनोटाइप में क्या हो गया 2n। जिन तीन बच्चों की संख्या याद करनी है तो 3n रखना है। और n यहाँ पर क्या होते हैं जो सेम नहीं होते हैं, अयुग्मित होते हैं। जैसे r यदि r है तो वो नहीं गिना जाएगा, t है तो नहीं गिना जाएगा, जो असमान दिख रहे हैं वो गिने जाएंगे। तो मोनो हाइब्रिड में तो मोनो मतलब 1 n बराबर 1 तो कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया 3, n की जगह 1 रख दिया बाकी कर दिया। और संतति की संख्या याद करनी है तो 2n, संतति 2 जनों से मिलकर बनती है और हमारे दो तो 2n की पावर 2। इसमें n का मान रखोगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है मोनो में कितने होती है, डाई में ये डन। अभी देखो आ गया क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो ए बी बी डी डी फिनोटाइप गैमेट्स की संख्या कितनी है। फन 2 जनों का होता है तो 2 की पावर n। असमान कितना दिख रहा है 1, तो 2 की पावर 1 कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर ये दिया हुआ इसमें देखो असमान कितना दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। तो फिनोटाइप का क्या होता है 2n, n की जगह बांध रखेंगे 2 और 2 की पावर 0 है तो कितना आएगा 1 आएगा। किसी की पावर 0 होती है तो 1 आता है। इसमें देखोगे क्या दिया हुआ है ये बी एक ही दिया हुआ अलग जीनोटाइप की यदि स्वपरागण करा जाए F2PD में फिनोटाइप याद करो तो 2 की पावर 1 है। ये क्या है इसमें दिया हुआ है, इसमें फिनोटाइप में तो ए सा वाला अपन ने एक ही देखा था, उसमें 3:1 था, एकल मोनो संकर संकरण वाला मोनो हाइब्रिड में। यहाँ दिया हुआ है तो कितने दिए हुए हैं 3 दिए हुए हैं। जीन 3 तो 3 की पावर 3 कितना आ गया 27। फन 2 जने करते हैं 2 की पावर 3 कितना आ गया 8 डन। जीन में 3 याद रखो, फन में 2 याद रखो, n जो असमान दिख रहे हैं वो n है। यहाँ पर देखो ए बी बी में ए बी वाले युग्मकों की संख्या तो यहाँ असमान कौन दिख रहा है ए और ए। यहाँ पे भी असमान दिख रहे हैं तो दोनों जगह रखोगे बी और बी, इस पे पास भी दोनों रखोगे बी और बी। ये गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा ए बी, ये गुणा होगा तो क्या आ गया ए बी, ये ए और बी, ये क्या आ गया ए और बी। पूछा किसका इस ए बी का तो 4 में से 1 तो 1/4 गुना 100 कितना आ गया 25% आ गया। इसी प्रकार इसमें युग्मों की संख्या याद करनी है तो देखो समान को रखना ही नहीं है, असमान को रखा तो टी और टी रख दिया, आगे जो क्या थे ए बी आर रख दिए जो समान थे, गुणा किया अपने को ए बी आर टी पूछा तो ए बी आर टी कितना परसेंट होगा 50, 2 है तो 50% हो जाएंगी। अब इसमें देखा ए बी बी आर में ए बी आर की युग्मों की संख्या तो ए अलग है लिख दिया, बी बी अलग है दोनों में लिख दिया, आर आर अलग है तो सब में लिख दिया, सबके बाद सबको गुणा कर दिया और कितना आ गया 12.5। अब अपने को ऐसे नहीं करना, ऐसे कितने को रखोगे अपने सूत्र याद रखना ए की 100 की पावर 100/100 2 की पावर n। तो यहाँ देखो 100 2 की पावर n क्या है अयुग्मित 1 2 3, असमान है जो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितने हो गए 8 तो 100/8 50/2 कितना आ गया 12.5%। बस ये याद रखना, ये क्वेश्चन है बस। अब अगला आता है मेंडल की वंशागति का नियम, प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंसी, यह मेंडल के मोनोहाइब्रिड कोष में F1 प्रभाव दर्शाता है पहली बार में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 PD के आधार पर दिया था और इसके अपवाद 2 होते हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। प्रभाविता के 2 अपवाद हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता क्या है इसके अपवाद हैं। अब इसके बारे में बात करें तो अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है और सह प्रभाविता क्या होती है। उससे पहले प्रभाविता के नियम में तो जो अपना प्रभाव दर्शाएगा वो प्रभावी, जो नहीं दर्शाएगा वो अप्रभावी। अपवाद कितने हैं 2, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी। अगला आता है पृथक्करण का नियम। पृथक में क्या होगा तो ये F2PD में सबको पृथक किया था, प्रभावी तो प्रभाव होता है पहले का
दो होते हैं क्या हो जाते हैं, उनके बीच में अलग होने की संभावना। तो पृथक्करण का नियम युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक कारक अपना लक्षण प्रकट करने के लिए शुद्ध होता है, इस नियम में कोई भी अपवाद नहीं है। पूछा जाए मेंडल के किस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है, पृथक्करण के नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। प्रभाविता के नियम के कितने अपवाद हैं, 2, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। पीछे प्रभावी प्रभावी नाम आ रहा है ना, बस। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, यह मेंडल में डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2PD, ये भी किसके द्वारा, F2PD के द्वारा। प्रत्येक लक्षण की वंशागतता दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र अपवाद या सहलग्नता का नियम। इसमें क्या होता है, F2PD के आधार पर दिया था, इसमें प्रत्येक लक्षण की वंशागति दूसरे से स्वतंत्र होती है, मतलब कोई अन्य लक्षण पैदा होता है इसमें। लाल और पीले, लाल और सफ़ेद क्रॉस कराने पर गुलाबी पैदा होता है, मतलब F2PD के आधार पर दिया गया था। तो प्रभावी F1, अपूर्ण प्रभावित और सहप्रभावित उसके अपवाद हैं। पृथक्करण का कोई भी अपवाद नहीं है। स्वतंत्र अपव्यूहन में अपवाद है, सहलग्नता, ये दोनों F2PD पर दिए गए थे। इनकम्प्लीट अब है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण क्या रहता था, जो कोरा रह जाता है, तो कोरेंस ने बताया था। और ये किस पर बताया था, मिराबिलिस जलापा में बताया था। किसमें, मिराबिलिस जलापा। जलापा जलाते हैं कोई चीज़, 4 बजे उठकर जलाते हैं। मीरा जो है वो बिल जलाती थी, 4 बजे उठकर जलाते थी। अब मुर्गा भी कितने बजे उठता था, 4 बजे ही उठता था, मुर्गा ही 4 बजे बोलेगा। डॉग भी 4 बजे। तो स्नैपड्रैगन और एंटीराइनियन कुत्ता पुष्प इसको कहा जाता है, और एंड्रोलेशियन मुर्गा, ये तीनों इसके उदाहरण है, इसलिए मैंने बताए हैं। 4 बजे मुर्गा और कुत्ता उठते हैं, बस ये याद रखना, बाकी नाम अपने आप पहचान लोगे। तो इसमें क्या था, मिराबिलिस जलापा पे अपूर्ण प्रभाविता नियम कोरेंस ने दिया था। मिराबिलिस जलापा जिसको 4 o'clock कहा जाता है, इसमें दिया था। इसमें लाल, ये लाल पुष्प हैं, क्या है, लाल है, और ये क्या है, सफ़ेद। लाल और सफ़ेद मिलाते हैं, इसमें कैसा रंग प्राप्त हो गया, गुलाबी। मतलब क्या था, अपूर्ण प्रभावी, मतलब दोनों का ही कोई प्रभाव नहीं था। दोनों का ही क्या था, कोई भी प्रभाव नहीं था। ना तो लाल अपना प्रभाव देख पाया, ना सफ़ेद अपना, दोनों का ही थोड़ा थोड़ा प्रभाव से तीसरी अलग चीज़ बन गई, ये क्या होगी, अपूर्ण प्रभाविता होगी। सॉरी, शायद मैंने पहले स्वतंत्र में इसमें बोल दिया था, वो नहीं, वो अलग है। उसमें 2 चीज़ साथ साथ होगी, वो आगे देखेंगे अपन। इसमें फिर जो ये RR बना था, इसकी सेल्फ जो अपन कराएंगे तो उससे ये RR बनेगा। कैसे, जैसे TT में बना था, तो यहाँ R R और R और R, इस R से R बन गया, इसका इससे ये R बन गया, इसका छोटे R का इससे तो ये R और ये R बन गया, इसका इससे तो ये R और ये R बन गया। तो शुद्ध एक, ये दोनों एक जैसे, तो ये, और छोटा बड़ा ये एक, तो ये। तो लाल, गुलाबी और सफ़ेद, लाल कितना 1, गुलाबी कितना 2, सफ़ेद कितना 1, 1:2:1। इनमें इसमें 2 प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होते, जिसमें एक मध्यवर्ती प्रजाति उत्पन्न होती है, जो न तो प्रभावी के लक्षण होते हैं, नहीं अप्रभावी। मिराबिलिस जलापा में पुष्प के रंग की वंशागति इसका उदाहरण है। एंटीराइन और कुत्ता पुष्प, मैंने कहा कुत्ता भी 4 बजे उठता है, मुर्गा भी 4 बजे, ये याद रख लो। कुत्ता पुष्प को एंटीराइन, कुत्ता एंटी होता है, और स्नैपड्रैगन में रंग की वंशागति ये बताता है, वही रेशियो इनका 1:2:1 है जो उसका था। इसमें भी 1:2:1, और इसमें मुर्गा एंडोलेशियन, मुर्गे के पंखों की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण है। अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता तथा टेस्ट क्रॉप में फिनोटाइप व जीनोटाइप अनुपात समान रहता है। अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता और टेस्ट क्रॉस, आगे आएगा टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता और टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप व जीनोटाइप अनुपात समान रहता है। अगला आता है सहप्रभाविता, किस किस में रहता है, अपूर्ण प्रभाविता, दोनों प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, और एक टेस्ट क्रॉस। अगला है सहप्रभाविता, क्या थी, यह भी प्रभाविता नियम का अपवाद था। इसमें क्या थी, साथ में होती है 2 चीज़, सह प्रभाव, साथ में प्रभाव, सह साथ में। यह हेटेरोजाइगस विषम युग्मजी जो है अवस्था में दोनों एलील की जीन जो समजात गुणसूत्रों पर आमने सामने उपस्थित थी, एलील देखा था अपन ने, ये एलील, ये आमने सामने उपस्थित थी, ये एलील थे, आमने सामने उपस्थित होती है तथा साथ साथ लक्षण प्रकट करती है, उसे सहप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहप्रभाविता। एग्जाम्पल, ब्लड ग्रुप AB की वंशागति देखी जाती है। A और B ब्लड ग्रुप जो होती है वो AB वंशागति होती है। AB दर्शाता है और BB दर्शाता है, दोनों साथ साथ, तो AB ब्लड ग्रुप होता है। हमारा रक्त समूह कैसा होता है, बहुविकल्पी एलील का उदाहरण है।
ब्लड ग्रुप कैसा है, बहुविकल्पी एलील का उदाहरण है। और ब्लड ग्रुप में 3 एलील होते हैं। कितने होते हैं? 3 एलील। ए होता है, बी होता है और ए बी होता है। जबकि ओ एलील नहीं होता है ब्लड ग्रुप में, क्योंकि उसमें आई ओ और आई ओ ये थे। यहाँ पर आगे बात करते हैं। ब्लड ग्रुप में 3 एलील होते हैं। आई ए का होता है, आई बी का होता है और आई ओ होता है। आई ए और आई बी तो क्या होते हैं? प्रभावी। ब्लड ग्रुप में ए बी और ओ होते हैं, ये दोनों साथ में दर्शाते हैं। तो 3 एलील होते हैं। कितने होते हैं? 3 एलील। तो इसमें आई ए, आई बी और आई ओ। आई ओ जो होता है वो अप्रभावी होता है, ए और बी क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। मल्टीपल एलील में जीनोटाइप गुणसूत्रों की संख्या का सूत्र, और जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप की सूत्र क्या हो गया? n/2 n+1। n क्या है? वही एलील। एलील कितने थे? 3। तो 3/2 और 3+1 तो गया कैंसिल, बचा 4 का 2, 3 2 6। कितने रह गए? 6। जीनोटाइप का हो गया ये। फिनोटाइप में जो है वो नीचे का बट्टा का 2 हटा देंगे तो ये किसका हो जाएगा? फिनोटाइप का। तो 3+1 कितना हो गया? 4। फिनोटाइप कितने होते हैं? 4। जीनोटाइप कितने होते हैं? 6। जीनोटाइप में n कितना था? 3 और इसमें भी n कितना था? 3। n 3 क्यों है? क्योंकि ब्लड ग्रुप में एलील की नंबर कितने होती है? 3 होती है। तो ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप गैमेट्स देखें तो ओ तो क्या था? अप्रभावी। ओ तो क्या था? अप्रभावी। तो ओ में दोनों एलील में क्या होते हैं? दोनों समान, और एक समान हो गए तो आई ओ और आई ओ। और ए बी में एक ए होगा, एक बी होगा। ए में क्या होगा? दोनों ए होंगे। ए में वापस क्या होगा? एक में आई ए और आई ओ भी हो जाता है, क्योंकि ओ का तो कोई प्रभाव ही नहीं है। आई बी में भी सेम है, यदि बी बी दोनों हैं तो वो बी ब्लड ग्रुप है। और आई बी आई ओ लिख सकते हैं, क्योंकि आई ओ क्या होता है? अप्रभावी। केवल प्रभाव तो कौन दर्शाएगा? बी ही दर्शाएगा। जब भी ब्लड ग्रुप टेस्ट प्रोसेसिंग या कौन किसकी संतान का कौन सा ब्लड ग्रुप होता है तो इन्हीं युग्मकों को काम में लिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि नर का रक्त समूह ए दिया हुआ है और मादा का रक्त समूह बी है, तो संतान का रक्त समूह क्या होगा? यदि इनके रक्त समूह दिया हुआ है क्या है? समयुग्मजी है। तो ए और बी लिख दिए, नर और मादा। तो ए का ब्लड ग्रुप समयुग्मजी है, तो आई ए और आई ओ तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो विषम युग्मजी है। तो इसका हो गया आई ए और आई ए, और इसका क्या हो गया? आई बी और आई बी। तो इसमें आपस में जब ये क्रॉस करेंगे, जैसे अब ऊपर देखे थे क्रॉस किए थे, तो एक का दूसरे तो इसमें बनने की संभावना रहती है ए बी की, और ए बी की बढ़ेगी तो ब्लड ग्रुप के बच्चे का क्या हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। जब समयुग्मजी हो, विषम युग्मजी होता तो आई ए और आई ओ लेते, और उसका आई बी और आई ओ लेते, फिर क्रॉस करवाते तो ए बी बनता, ए बी बनता और बी भी बनता। आगे आएगा क्वेश्चन इसी का। फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार पूछा जाता है कि यदि सुरेश के परिवार में 11 संतान है, उसकी 12वीं संतान लड़का होगा, इसकी प्रायिकता बताओ। 5 लड़के हैं तो छठी संतान कौन सी होगी ये बताओ। तो चाहे कितनी भी संतान हो, प्रायिकता तो 50% ही होती है, क्योंकि जो बेटा और बेटी की संभावना कितनी होती है? 50%। कैसे? कि भाई एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं पुरुष में और एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं मादा में। तो एक्स वाई और इसमें क्या हो गया? एक्स और एक्स। ये इससे करेगा तो एक्स एक्स, ये इससे करेगा तो एक्स एक्स, ये इससे करेगा वाई इससे करेगा तो एक्स वाई, वाई इससे करेगा तो एक्स वाई। एक्स वाई की संभावना कितनी है? 50%। एक्स एक्स की संभावना कितनी है? 50%। तो अगली संतान होने की प्रायिकता कितनी है? 50% होती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।